नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज की विशेष प्रस्तुति। मैं हूं आपके साथ लावनी श्रीवास्तव। स्वदेशी मय भारत ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, ये कहना था स्वदेशी के जनक, स्वदेशी के प्रणेता राजीव दीक्षित जी का। राजीव दीक्षित जी, जिन्हें प्यार से राजीव भाई भी कहा जाता है, स्वदेशी की परिकल्पना, संकल्पना और लोगों के मन में इस विचार को पूरी तरह से पहुंचाना, राजीव दीक्षित जी ने इसका बीड़ा उठा रखा था। आज राजीव जी को याद करना बेहद प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि आज के दौर में तमाम तरीके से भारत भ्रष्टाचार में लिप्त था, भारत काले धन कुबेरों से ग्रसित था। लेकिन जिस तरीके से तमाम कदम उठाकर एक स्वच्छ भारत को, स्वदेशीमय भारत को सामने लाने की संकल्पना एक बार फिर से पूरी करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में राजीव दीक्षित जी की इस संकल्पना को, उनको याद करना बहुत प्रासंगिक हो जाता है। आज राजीव जी की पुण्यतिथि भी है और जयंती भी है, दोनों आज भाव मन में आ रहे हैं। दुख इस बात का भी है कि राजीव जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन एहसास सुखद इसलिए भी है कि राजीव जी की स्वदेशी की संकल्पना, उनके वो विचार आज एक बार फिर से हमारे देश में, हमारे देश की पीढ़ी में फिर से प्रस्फुटित हो रहे हैं। राजीव जी से जुड़े हुए कुछ खास पहलू आज हम अपने इस विशेष संस्करण में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक प्रखर विद्वान, एक प्रखर वक्ता और स्वदेशी के प्रणेता राजीव दीक्षित जी आखिर आज के समय में क्यों महत्वपूर्ण है। एक वैज्ञानिक, प्रखर वक्ता और आजादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक भाई राजीव दीक्षित ने भारत में गुलामी की विरासत पर देशवासियों को जागरूक किया। कैसे भारत में भ्रष्टाचार आया और कैसे भारत को भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सकेगा, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियां चूना लगा रही, कैसे भारत को लूटने का षड्यंत्र जारी है, कौन भारत को लूटने के लिए साजिश रच रहा है। आज मोदी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो भी उपाय कर रही है, वो राजीव भाई ने सालों पहले बता दिए। चाहे वो भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ाना हो या फिर कोक पेप्सी जैसी ड्रिंक्स पर लगाम लगाना हो। जी हाँ, राजीव दीक्षित की आज सभी बातें सच होती दिखाई दे रही। भारतीय स्वाभिमान के महान प्रचारक और स्वदेशी आंदोलन के अगुआ राजीव दीक्षित की जयंती देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही। राजीव दीक्षित, जो कि पेशे से एक भारतीय वैज्ञानिक थे, उनका जन्म 30 नवंबर 1967 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से एमटेक की उपाधि हासिल की। इसके बाद उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम किया। उनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण उन्हें CSIR में कुछ परियोजनाओं पर काम करने और विदेशों में शोध पत्र पढ़ने का मौका भी मिला। दीक्षित पर शुरुआत से ही भगत सिंह और आजाद का प्रभाव था। इस कारण उन्होंने भारत में 5000 से अधिक विदेशी कंपनियों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने 9 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का दायित्व संभाला। वो प्रखर वक्ता और आजादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक बने। बाबा रामदेव ने उन्हें भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व सौंपा। राजीव दीक्षित को खो दिया। लोगों के बीच वो राजीव भाई के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। तो राजीव जी भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी विचार, उनकी संकल्पना, परिकल्पना आज के दौर की जरूरत है। आज से कई साल पहले ही उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कर दिया था कि अगर देश को काले धन कुबेरों से बचाना है तो 500 और 1000 की नोट को बंद कर देना चाहिए। और आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं की संकल्पना को एक बार फिर से चरितार्थ किया है। नोट छाप छाप के भारत में भेजता है पाकिस्तान। हर दिन आप अखबार पढ़ते हैं, जाली नोट पकड़े गए। अभी हमारे देश में कुल जितने नोट हैं उसका 15 से 20% जाली हो गए। और ये पाकिस्तानी एजेंट जब पकड़े जाते हैं ना जाली नोट के साथ, तो पुलिस उनसे पूछताछ करती है
तो उसमें 1000 रुपए के नोट निकलते हैं, 500, 100 के जाली निकलते हैं। 50 रुपए का नोट नहीं निकलता कभी, 20 का नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? बात ऐसी है कि पाकिस्तान अगर 50 रुपए का जाली नोट बनाए और उसको भारत भिजवाए तो हर एक नोट के बनाने और भिजवाने पे 55 रुपए खर्च हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान 50 रुपए का जाली नोट नहीं बनाता। 20 का नोट बनाए और भारत में भिजवाए तो 25 रुपए खर्च हो जाता है। 10 का नोट बनाए और भिजवाए तो 15 खर्च हो जाता है। तो छोटे नोटों में पाकिस्तान का घाटा है। तो हम चाहते हैं कि सारे बड़े नोट बंद कर दो, इस देश में हटा दो। 1000 का नोट खत्म कर दो, 500 का खत्म कर दो, 100 का खत्म कर दो। 50 का नोट रखो, 20 का रखो, 10 का रखो, 5 का रखो, 1 का रखो। और वैसे भी इस देश में 84 करोड़ लोग हैं जो एक दिन में 20 ही रुपया खर्च कर पाते हैं, तो उनको 1000 की जरूरत क्या? वो तो 20 रुपए से काम चला लेंगे। तो हम चाहते हैं कि सारे बड़े नोट बंद। इसके 2 फायदे हैं कि पाकिस्तान के सारी साजिश नाकाम हो जाएगी, क्योंकि वो छोटे नोट डाल ही नहीं पाएंगे। और दूसरा फायदा क्या होगा? ये घूसखोर और रिश्वतखोर लोग हैं, ये रिश्वत नहीं दे पाएंगे। अभी तो 10 करोड़ की रिश्वत देनी हो तो एक ब्रीफ केस में 1000 के नोट भर के ले जाते हैं। फिर 10 करोड़ की रिश्वत देनी पड़ी और नोट 50 से ऊपर का है ही नहीं, तो ट्रक भर के ले जाना पड़ेगा। और कौन माई का लाल है जो ट्रक भर के घर में लाएगा? रखेगा कहां? देखें हम उसको। तो घूसखोरी, रिश्वतखोरी कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा मोर्चा मजबूत हो जाएगा। तो देखा आपने, राजीव दीक्षित जी खुद इस आर्थिक क्रांति की महत्ता को समझते थे और यही बात उन्होंने आज से सालों पहले स्पष्ट करने की कोशिश की थी। साथ ही साथ जिस तरीके से हम अक्सर देखते हैं, स्विस बैंक में जो काला धन पड़ा है उसे लेकर तमाम चर्चा परिचर्चा होती है, वाद विवाद होते हैं। लेकिन अगर हम राजीव दीक्षित जी की विचार, संकल्पना और परिकल्पना को ध्यान से सुने तो उन्होंने सालों पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हमारे पास रास्ते हैं जिससे स्विस बैंक में जमा काला धन देश वापस लाया जा सकता है। क्या कुछ खास तरीके हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया था। आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। नेताओं ने जो लूट कर काला धन विदेशों में जमा किया है, इसको वापस लाकर इससे विकास करना है देश का। और ये लूट का धन 258 लाख करोड़ है, कोई मामूली रकम नहीं। इसको वापस लाके विकास करना है। आप बोलेंगे ये कैसे आएगा? इसको वापस लाने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि जिन विदेशी बैंकों में यह धन जमा है, उन बैंकों में यह धन निजी संपत्ति के रूप में जमा है। व्यक्तिगत संपत्ति, किसी नेता की, किसी अधिकारी की व्यक्तिगत संपत्ति, निजी संपत्ति। अगर हम इस धन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करा सकें तो ये धन किसी भी बैंक में जमा नहीं हो सकता, ये वापस आएगा भारत में। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था का एक नियम है, किसी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति उसी देश में जमा होती है, वो जिस देश की होती है, दूसरे देश में जमा नहीं हो सकती। तो अब तक जो जमा है वो निजी संपत्ति है, हम इसको राष्ट्र की संपत्ति बना दें तो ये वापस आएगा। आप बोलेंगे ये कौन करेगा? इस काम को करने के लिए 2 संस्थाएं हमारे पास हैं। एक का नाम है सुप्रीम कोर्ट और एक का नाम है संसद। सुप्रीम कोर्ट की ताकत है कि वो किसी भी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऐसा किया था। यूरिया घोटाला हुआ जब नरसिम्हा राव के जमाने में, तो 133 करोड़ रुपए चला गया था देश के बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके वापस मंगा लिया और स्विस बैंक से वो 133 करोड़ रुपए वापस आ गया। और पता है, वो नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा था। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव के बेटे को जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री के बेटे को जेल भेजा था, वो मैं भूला नहीं कभी भी। सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लगाया है अभी 6 महीने पहले, ये जो भारत स्वाभिमान नाम की संस्था है ना, इसकी तरफ से। और मुकदमा हमारा एक ही है
कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र की संपत्ति घोषित किया था, तो चारा घोटाले का भी राष्ट्र की संपत्ति है, बोफोर्स घोटाले का भी राष्ट्र की संपत्ति है, सभी घोटालों का पैसा राष्ट्र की संपत्ति है। और इस तर्क से अगर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो जाए तो 258 लाख करोड़ को राष्ट्र की संपत्ति वो घोषित कर सकता है। और ये घोषणा होते ही हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं फैसले को लेकर, और आईसीजे ऑर्डर करे तो दुनिया के 70 देशों की बैंकों को पैसा वो वापस करना पड़ेगा भारत को। दूसरा रास्ता है अपने पास, वो ये कि हम संसद में अगले 4 सालों में एक प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं, और वो प्रस्ताव ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितना भी धन भारत से बाहर गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। बस किसी का नाम नहीं लेना, किसी की बात नहीं कहना। 15 अगस्त 1947 के बाद जितना धन बाहर गया है भारत से हवाला के थ्रू, क्योंकि सब हवाला से ही जाता है, वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। संसद प्रस्ताव को पास करे। अब इस प्रस्ताव को रखेगा तो कोई एक सांसद, और वो हमें मिल ही जाएगा अगले 4 साल में। कोई तो माई का लाल मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि सब मर गए। और प्रस्ताव जब रखा जाएगा तब बहस होगी। बहस वाले दिन हम देखेंगे कि कौन कौन इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा पक्की बात है खाते उसी के हैं, पैसा उसी का है, और सारा देश देखेगा बेईमान कौन कौन है संसद में। आप तो अपने सांसद पे नजर रखना बस, कि आपका सांसद क्या कह रहा है। हर एक इलाके में मैं घूम घूम के लोगों से एक ही बात कह रहा हूं कि जिस दिन ये प्रस्ताव आएगा टीवी पर बहस आएगी, क्योंकि अब डायरेक्ट टेलीकास्ट होने लगा है। आप अपने सांसद पे नजर रखना वो क्या कर रहा है, आपको पता चल जाएगा वो बेईमान है ईमानदार है। अब संसद में या तो प्रस्ताव गिरेगा या पास होगा। गिरेगा तो विरोध करने वाले सांसद ज्यादा चाहिए, तो सारा देश देखेगा बेईमान और हरामी कौन कौन है इस देश में। और या सांसद डर के मारे विरोध नहीं करेंगे तो झटके में प्रस्ताव पास हो जाएगा, और प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बनेगा। अपने दोनों हाथ में लड्डू है। तो ये 2 साहसिक कदम उठाए जा सकते हैं, और ऐसी साहसिक सोच राजीव दीक्षित जी की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक भी बताया कि जब अमेरिका का काला धन बाहर था, अमेरिका ने किस तरीके से बाहर गए हुए अपने धन को वापस लिया, किस तरीके से वापस बुलाया, उसे उस तरीके को भी अपनाकर जो भारत का धन भारत पहुंचा है, बाहर पहुंचा है, हम उसे वापस भारत ला सकते हैं। और रास्ता है अपने पास। हम इस पूरे 258 लाख करोड़ का ब्यौरा लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं और दुनिया के 70 देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगवा सकते हैं। अमेरिका ने अभी ऐसा किया। आपको मालूम है अमेरिका में भी भ्रष्टाचार है, वहां के भी लूटखोर नेता हैं, उन्होंने भी स्विस बैंक में खाते खोल रखे थे। बराक ओबामा ने अभी एक झटके में वो सब ठीक किया। उसने कानून बनवाया पहले अपने देश में, और वो कानून से पैसा ले आया। स्विस बैंक से 780 अरब डॉलर लाया निकाल के बराक ओबामा, और उसने अपनी इंडस्ट्री में लगा दिया वो पैसा, और अमेरिका के 19,780 खाते बंद कराए उसने। तो ये बराक ओबामा अगर कर सकता है तो भारत भी कर सकता है। बस अंतर इतना है कि अमेरिका को बराक ओबामा मिल गया है, भारत को एक बराक ओबामा की तलाश है। अगले 4-5 साल में मिलेगा, कोई ना कोई तो निकलेगा। भारत माता वीर विहीन नहीं है, निपूती नहीं है, बांझ नहीं है। जब जरूरत पड़ती है इस माता ने बड़े बड़े लाल पैदा किए हैं देश की समस्याओं का समाधान करने। आगे भी होगा, इसका विश्वास है हम, और ये काम हम बराक ओबामा की तरफ से भी कर सकते। बराक ओबामा ने अभी एक बहुत रोचक बात कही। हमारे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका, अभी मालूम है मनमोहन सिंह अमेरिका गए। बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह को ऑफर किया, देखो मैंने स्विस बैंक से पैसे निकाल लिए, आपको निकलवाने? ऐसे ही बोला उसने, आपको निकलवाने, मैं मदद करता हूं आपकी। तो मनमोहन सिंह की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, ना हां कहा ना कहा। फिर उसने कहा मैं भारत की मदद करना चाहता हूं सीरियसली इस काम में, और मैंने जैसे पैसा निकाला है स्विस बैंकों से, मैं वो बताना चाहता हूं, आप ऐसे निकालो।
अब मनमोहन सिंह चुपचाप लौट आए, क्योंकि उनको बोलते ही नहीं बनता, क्योंकि सरकार चलाने वालों का पैसा है, बात ही नहीं करते वो। तो बराक ओबामा तैयार है, वो कहता है मैं मदद करूंगा भारत की। क्यों? वो कहता है भारत की मदद इसलिए करनी है, भारत महान देश है, ये वो बोलता है। तो ये अपने पास और एक रास्ता है। तो अपने पास 4 रास्ते हैं। एक चौथा रास्ता है कि हम खुद चाहें तो स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके ये पैसा ला सकते हैं। स्विट्जरलैंड के पास ना आर्मी है, ना एयरफोर्स है, ना नेवल फोर्स है, छोटा सा देश है। हाँ, जनसंख्या भी इतनी कम है जितनी तो हमारे एक जिले में है, उतनी तो स्विट्जरलैंड पूरे देश में नहीं। मैं तो मजाक में कभी कभी ये कहता हूं कि सारे भारतवासी, माफ करना ये कहने के लिए, इकट्ठे होके पेशाब कर देंगे तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा। इतना पिद्दी सा देश है। 2 घंटे कार चलाओ तो स्विट्जरलैंड की सीमा खत्म हो जाती है, दूसरे देश में कार घुस जाती है। पुलिस उनके पास है नहीं, आर्मी है नहीं, थोड़ी दादागिरी करो वो तो दे देंगे। अमेरिका ने अभी कहा था उनको कि इराक का ध्यान है, अफगानिस्तान का ध्यान है, वो आपका भी हाल हो सकता है। तुरंत उन्होंने पैसे निकाल के दे दिए, 1 मिनट नहीं लगा। तो ऐसे तरीकों से काला धन वापस लाया जा सकता है, राजीव जी ने बहुत पहले ही स्पष्ट किया था। साथ ही साथ राजीव जी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि विदेशी कंपनियां किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को चपत लगा रही हैं, चूना लगा रही हैं, गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में अपनी कंपनियां चलाती हैं, अपना माल यहां पर लेकर आती हैं और यहां का धन, जो भारत का धन है, भारत के विकास में लगने वाला धन है, वो अपने देश लेकर चली जाती हैं। कोक और पेप्सी जैसी कंपनियां भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। हिंदुस्तान में काम करने वाली जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, सभी एक कानून का उल्लंघन करती हैं। उनके साथ एक समझौता होता है सरकार का, जिसको आप सब जानते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो एमओयू में जो शर्तें होती हैं, एक भी शर्त को एक भी कंपनी नहीं मानती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं, हमारे देश में अमेरिका की 2 कंपनियां हैं, एक का नाम है पेप्सी कोला, दूसरे का नाम है कोका कोला। इनके साथ भारत सरकार का जब एमओयू साइन हुआ तो उसमें शर्त है कि ये दोनों कंपनियां जब $5 विदेशों से कमाकर भारत को लाकर देंगी, तब ये $1 भारत से ले जाने की अधिकारी होंगी। माने ये कंपनियां भारत से अगर पैसा ले जाना चाहें तो $1 ये तब ले जाएंगे जब $5 कमाकर भारत के धन कोष में जमा कर देंगे। आप जानते हैं भारत का विदेशी मुद्रा कोष होता है, विदेशी मुद्रा भंडार होता है। तो $5 विदेशी मुद्रा भंडार में ये एक पेप्सी और कोका कोला जब जमा कर देगी लाकर एक्सपोर्ट करके, तब ये $1 का इंपोर्ट करेंगे। ये इनके एमओयू में कंडीशन है। लेकिन पिछले 17 वर्षों में दोनों कंपनियों ने इस कंडीशन का आज तक पालन नहीं किया है। आंकड़े ये बताते हैं कि ये कंपनियां $5 यहां से लेके जा रही हैं, तब $1 लेके आ रही हैं। तो एमओयू की जो सबसे प्रमुख शर्त है, उसका उल्लंघन हो रहा है। हमारी सरकार के द्वारा मंत्रालय ने जो साइन किया है एग्रीमेंट, उसका उल्लंघन हो रहा है। हम इनको कोर्ट में घसीट सकते हैं और बहुत आसानी से इस पर फैसला ले सकते हैं। एक इसी तरह की एमओयू की शर्त है कि पेप्सी और कोका कोला कंपनी भारत देश में सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बेचेगी। पानी जो बोतल में भरा हुआ, जिसको कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं, वो नहीं बेचेंगे। इनका भारत में आने का मुख्य मकसद है और एमओयू की कंडीशन है कि भारत के किसानों का आलू, टमाटर, प्याज, गोभी, पत्ता गोभी, गाजर आदि आदि जो फल हैं, सब्जियां हैं, जो हर साल 60,000 करोड़ के खराब हो जाते हैं, उनको प्रोसेस करके ये भारत में और भारत के बाहर विदेशों में बेचेंगे। प्रोसेस करके बेचेंगे, कच्चा माल भी नहीं बेच सकते, प्रोसेस करके बेचेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश में यह है कि इन कंपनियों का जो प्रोसेस किया हुआ टमाटर, आलू आदि का खाद्य पदार्थ है, वो बहुत मामूली सा बिक रहा है और पूरे हिंदुस्तान में इनका सॉफ्ट ड्रिंक बिक रहा है, जो बेचने की इनको परमिशन नहीं है।
फिर एक तीसरी कंडीशन है एमओयू की, वो ये है कि पेप्सी और कोका कोला कभी भी अपने ब्रांड नेम से कोई चीज भारत में नहीं बेचेंगे। माने पेप्सी नाम से कुछ नहीं बिकेगा, कोका कोला नाम से कुछ नहीं बिकेगा, वो अपने ब्रांड नेम का भारत में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश में एमओयू की ये शर्त का भी वो उल्लंघन कर रहे हैं, उनके अपने ब्रांड नेम से सारी चीजें इस देश में बिक रही। फिर एक एमओयू की शर्त है जो बहुत महत्व की है कि पेप्सी और कोका कोला वाले कहीं भी फैक्ट्री लगाएंगे और वहां अगर पानी की जरूरत उनको पड़ेगी, मान लीजिए साल में एक फैक्ट्री को 10 लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, तो पहले वो 10 लाख लीटर बारिश का पानी जमीन के नीचे डालेंगे, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, तब वो 10 लाख लीटर पानी निकालकर इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन इनके किसी भी कारखाने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई सिस्टम नहीं है, एक बूंद पानी भी जमीन में नीचे नहीं डालते हैं, वो सारा जमीन में से निकाल रहे हैं और गांव के गांव पानी से वंचित हो गए हैं। तो राजीव जी ने स्पष्ट किया था कि विदेशी कंपनियां न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को बल्कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का भी गैर कानूनी तरीके से दोहन कर रही हैं, जिसे रोकना बहुत आवश्यक था। इतना ही नहीं, विदेशी कंपनियां आजादी के बाद से अर्थव्यवस्था को लूट रही हैं, अर्थव्यवस्था को चपत लगा रही हैं। ये बात तो स्पष्ट रूप से राजीव जी ने बताई। लेकिन इससे पहले भी, आजादी के पहले से ही अंग्रेज हमारे देश में टैक्स के जरिए, कर के जरिए किस तरीके से भारत को लूटते रहे हैं, इस बात पर भी राजीव जी ने अपने वक्तव्य में कई बार प्रकाश डाला। बड़ी क्रांति थी 1857। इस क्रांति में 4.5 करोड़ हिंदुस्तानी लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। अगर हर एक हिंदुस्तानी के हाथ में एक तलवार भी हो तो 4.5 करोड़ तलवारें बनी होंगी इस देश में, और उन 4.5 करोड़ तलवारों को बनाने के लिए लोहा बना होगा इस देश में। उस लोहे को गलाने के लिए भट्टियां बनी होंगी, ब्लास्ट फर्नेस बनी होंगी। कितने करोड़ लोगों ने कितने करोड़ मीट्रिक टन लोहा गलाया होगा। उन लोहों से तलवारें बनी होंगी, बंदूकें बनी होंगी, छुरे बने होंगे, हंसिये बने होंगे, हथौड़े बने होंगे, क्योंकि भारतवासी तो इन्हीं से लड़े थे। माने कोई सामान्य नहीं थी ये क्रांति, बहुत बड़ी थी, बहुत व्यापक थी, और एक साथ 350 स्थानों पर हुई थी, 1-2 स्थान पर नहीं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सारी बहस हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा पैसे किसने दिए, तो उद्योगपति, व्यापारी, किसान, कारीगरों ने दिए। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अब आगे से इस देश में शासन चलाना है तो एक व्यवस्था करो कि दोबारा कभी भारत के लोग क्रांतिकारियों को पैसे दे ना सकें, उनके हाथ में पैसे छोड़ो ही मत, ले लो, सब छीन लो उनसे। तो कैसे छीनोगे? टैक्स लगा के छीनो। इसलिए इस देश में इनकम टैक्स आया। इनकम टैक्स इसलिए नहीं आया कि देश में सरकार चलानी थी अंग्रेजों को और उसके लिए धन की जरूरत थी। इनकम टैक्स इसलिए लाया गया कि भारत के नागरिकों के पास पैसे इतने बचे ही नहीं जो वो क्रांतिकारियों को दान में दे सकें, वो सारे पैसे अंग्रेज छीन कर अपने पास रखें। इसके लिए इनकम टैक्स आया। और इनकम टैक्स जब लगाया अंग्रेजों ने तो उसकी लिमिट जानते हैं क्या थी? 97%। माने 100 रुपए आप कमा रहे हैं तो 97 रुपए अंग्रेजों को दे दीजिए। और ये कहानी पूरी तब समझ में आएगी जब और एक जानकारी मैं आपको दूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हो रही थी और बात चल रही थी कि खाली इनकम टैक्स लगाना है या दूसरे टैक्स भी लगाने हैं। तो बात हुई कि भारत के उद्योगपति और व्यापारी कोई भी सामान बनाए तो बनाने पे ही पहले उनसे टैक्स ले लो। उसको उन्होंने एक्साइज ड्यूटी नाम दे दिया। आप सामान बनाएं और बेचने के लिए जाएं तो बेचने पर उनसे टैक्स ले लो, उसको सेल्स टैक्स नाम दे दिया। फिर बेचकर मुनाफा कमाएं तो मुनाफे पर टैक्स ले लो, उसको इनकम टैक्स नाम दे दिया। सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाएं तो रोड टैक्स ले लो और टोल टैक्स ले लो। और जिस गांव से सामान लेके जाएं वहां ले लो और जिस गांव में लेके आए वहां ले लो। गांव में लेके आ रहे हैं तो ऑक्ट्रॉय ले लो उनसे, और गांव से लेके जा रहे हैं तो एग्जिट टैक्स ले लो उनसे। ऐसे 20 तरह के टैक्स उन्होंने लगा दिए। एक्साइज ड्यूटी अंग्रेजों ने लगाई 350%। माने 100 रुपए का सामान बनाओ तो 350 रुपए टैक्स में दे दो उनको। इनकम टैक्स लगा दिया 97%। 100 रुपए कमाई करो तो 97 रुपए अंग्रेजों को दे दो, 3 रुपए बचेगा बस आपके पास।
सेल्स टैक्स लगा दिया 180 से 250% तक, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग। ऑक्ट्रॉय लगा दिया 50 से 60%। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने कई कई स्थानों पर 70 से 80%। परिणाम क्या हुआ? हिंदुस्तानियों से लूट लूट कर सारा धन उन्होंने जमा कर लिया इंग्लैंड। तो राजीव जी ने स्पष्ट तौर से बताया था कि किस तरीके से हिंदुस्तानियों से उनका धन लूटा जाता है और ये लूट की परंपरा आज तक कायम है। हम बीती सरकारों की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इंदिरा गांधी ने भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से बढ़ावा दिया और जेपी ने किस तरीके से उसका विरोध किया था, इस बात की स्पष्टता भी उन्होंने अपने वक्तव्य में देने की कोशिश की। फिर भ्रष्टाचार शुरू हो गया, लूटमारी शुरू हो गई, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून वैसे के वैसे ही इस देश पर लद गए। अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सब अंग्रेजों की लद गई। तो फिर भारतवासियों को निराशा हुई और उस निराशा में फिर एक क्रांतिवीर भारतवासी निकला जिसने फिर हिंदुस्तान को संगठित किया और उनका नाम था श्री जयप्रकाश नारायण। आप में से कई लोगों ने शायद जेपी को देखा होगा, मैंने तो कभी देखा नहीं, सिर्फ उनको पढ़ा है। आपने तो देखा होगा जेपी 1975 के साल में अकेले क्रांतिवीर भारतवासी थे जिनको ये दिमाग में बात आई थी कि इस देश को फिर संगठित करना है और इस देश से भ्रष्टाचार को, उनका पहला मुद्दा था भ्रष्टाचार को खत्म करना है। कारण क्या था? 1975 तक इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार चलती थी और श्रीमती इंदिरा गांधी ये कहा करती थी भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है। आपको मालूम है श्रीमती गांधी का ये पब्लिक स्टेटमेंट है, भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है, बिना भ्रष्टाचार के तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। एक बार तो यहां तक कह दिया था कि भ्रष्टाचार वो तेल है जिसकी चिकनाई से लोकतंत्र का पहिया दौड़ता है। तो राजीव दीक्षित जी की यही साहसिक बातें, यही कटु सत्य उनके लिए कितना बड़ा खतरा बना। अचानक से खबर आती है कि राजीव जी हमारे बीच नहीं रहे, उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। राजीव दीक्षित का नाम जेहन में आते ही एक स्वदेशी वैज्ञानिक और प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता की छवि आंखों के सामने आ जाती है। इसे संयोग कहें या विडंबना, 30 नवंबर को ही राजीव जी का जन्म हुआ था और 30 नवंबर के ही दिन वो काल के गाल में समा गए थे। लेकिन राजीव दीक्षित की मृत्यु आज तक भी रहस्य बनी हुई है। भिलाई में भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे 30 नवंबर 2010 को उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनकी मृत्यु की वजह दिल का दौरा बताया जा रहा है, जो सत्य नहीं लगता, क्योंकि उनका एक व्याख्यान तो इस पर ही था कि बिना डॉक्टर और बिना दवा के स्वस्थ कैसे रहें। दीक्षित जी की मृत्यु को शुरू से ही बड़ी साजिश बताया जाता रहा है, क्योंकि उनके व्याख्यान लोगों को स्वदेशी बना रहे थे, जो विदेशी कंपनियों और देशद्रोहियों को सहन नहीं हो रहा था। ये अत्यंत गंभीर मामला है, लेकिन राजीव दीक्षित की मौत आज भी एक रहस्य है। मृत्यु के बाद राजीव जी के होंठ गहरे नीले और शरीर का हल्का नीला पड़ना, मीडिया का मौन व्रत धारण करना, 1-2 चैनलों के अलावा किसी भी मुख्य चैनल ने राजीव जी की मृत्यु का समाचार प्रसारित नहीं किया। तो आज भी उनके माता पिता भी ये चाहते हैं कि इस मौत की जांच होनी चाहिए। राजीव जी भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनके विचार, उनकी संकल्पना, स्वदेशी होने का एक रस जो है वो आज भी हिंदुस्तानियों के मन में है और हिंदुस्तान आगे स्वदेशीमय होकर ही रहेगा। सुदर्शन न्यूज का राजीव दीक्षित जी को शत शत नमन। जय हिंद।